हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू फाउंडेशन क्लासेस। जैसे लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से जी की वैल्यू वेरी करती है, स्मॉल जी की वैल्यू वेरी करती है ग्रेविटेशन में, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि भाई क्या होता है वेट, मास क्या होता है, वेट क्या होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने जाना था कि वेट जो है वो चेंजेबल है बट मास इज नॉट चेंजेबल, है ना। मास जो है वो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है विच इज़ कॉल्ड इनर्शिया, वेयर देयर इज वेट जो है वो क्या है, एक फोर्स है जो अप्लाई किया जा रहा है कि अर्थ के थ्रू, जिसे हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, वो जो फोर्स होता है वही हमारा वेट कहलाता है एंड इट इज़ चेंजेबल। ओके, आज हम लोग जो चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, वो हमारा टॉपिक होगा थ्रस्ट एंड प्रेशर, ठीक है। तो व्हाट इज थ्रस्ट, पहले तो आता है बात थ्रस्ट क्या होती है। आपको बहुत क्लियरली समझना है, आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको समझते चलना चीज़ें। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है और उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। और एक ब्लॉक, यही ब्लॉक को हमने इस तरह से कर दिया, ठीक है। अभी रखा हुआ है तो ऑब्वियसली इस पर जो प्रेशर पड़ रहा है, मतलब जो ये वो जो वेट है इसका, ब्लॉक का मान लीजिए कुछ वेट है, मान लीजिए 5 kg का ब्लॉक है और इधर भी 5 kg का ब्लॉक है, तो हमें पता है कि जो वेट है वही क्या है, फोर्स है। जो वेट है वही फोर्स है, ठीक है। अब जो वेट परपेंडिकुलर, अच्छा, जो फोर्स है वही वेट है हमारा, है ना। तो वेट कितना है, 5 kg का है। तो ये मतलब वेट 5 kg का, एक्चुअली 5 kg जब है तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो इट गोइंग टू बी एफ 5 kg है तो 5, ये मास, एक्चुअली ये मास हुआ है ना, ये मास हुआ। और जब इसको 9 पॉइंट हम पूरा 10 ले लेते हैं फॉर कन्वीनियंट, या फिर 9.8 भी ले लेंगे तब भी सही आ जाएगा, पूरा पूरा आएगा। तो 0.449, ठीक है। तो 49 जो है kg, ये इसका बन रहा है क्या, एक्चुअली मास, वेट बन रहा है ये, अब है ना, ये वेट बना, ये मास था। ये जो है गिवन है मास, आपको हमेशा मास दिया रहता है और आपको उसका वेट ये हो गया इसका, ठीक है। वेट कैसे निकालते हैं ये भी समझ गए हैं। अब देखिए, वेट हमने निकाल लिया, हमें पता है कि फोर्स जो है वो W के बराबर, इट मीन्स जो W है ना, जो जो इस पे फोर्स लग रहा है, जो नीचे की तरफ जो सरफेस पे जो फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, सरफेस पे जो फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, दैट इज 49 kg, ठीक है। एक्चुअली वो 49 kg, 49 kg नहीं, न्यूटन लिख लो यहाँ पे, ठीक है ना बेटा, न्यूटन लिख लो, न्यूटन, ठीक है। साइंटिफिक लैंग्वेज, वैसे तो जनरली हम लोग वेट का मतलब यही समझते हैं कि 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो, राइट। बट यहाँ पे आप क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप एक साइंटिफिक वे के थ्रू समझ रहे हैं, तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है, मतलब फोर्स जो लग रहा है वो न्यूटन में है, यानी वेट भी उसका क्या है, न्यूटन में है, 49 न्यूटन, ठीक है। चलिए, अब ये जो है आपको पता है ये तो चेंजेबल होगा, यहाँ पे ये भी समझ लें कि W है चेंजेबल होगा, बट ये चेंजेबल नहीं होगा, चाहे हम मून पे चले जाएं, चाहे किसी कहीं भी चले जाएं प्लेनेट में, हमारा ये जो है फिक्स रहने वाला है, ठीक है। अब देखेंगे हम कि जो ये डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, जहाँ भी अब यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो चाहे ऐसे ब्लॉक रखा हो, चाहे ऐसे रखा हो, चाहे किसी भी पोजीशन में रखा होगा, जो फोर्स लगने वाला है वो कैसा लगने वाला है, 49 न्यूटन का फोर्स लगेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ 49 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। 49 न्यूटन फोर्स जो लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है दोनों ही केसेस में, ऑलराइट। अच्छा, जैसे अगर हम लोग एक व्यक्ति, एक जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं, देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति जो था वो कैसा था, खड़ा था, ठीक है, कुछ इस तरह से खड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरह से खड़ा हुआ है। मैं ड्राइंग ऐसे डायरेक्टली बन नहीं रही है, मैं बना के ट्राई करता हूँ, ठीक है। एक जनरल वे में ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक। अभी जो है इस पे मान लीजिए इसका जो वेट है, हम वेट को लेके चलेंगे, तो वेट के थ्रू जो फोर्स लग रहा है वो मान लेते हैं हम 50 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये बैठ गया, ये क्या हो गया, बैठ गया, बैठ गया मतलब ऐसे, ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह से बैठा हुआ है। अब बैठ गया तो अभी भी नेट, क्योंकि वही शरीर है, वही बॉडी है, तो ये ऑब्वियसली कितना होगा, ये भी 50 न्यूटन का ही होगा, ठीक है बच्चा। लेकिन 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 यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दें कि जैसे मान लीजिए एक रेत है, रेत, रेत समझते, रेत,
तो आप मान लीजिए सिर्फ रेत, जैसे आप नदियों के किनारे कभी गए हो या बीच पे गए होगे, नदियों के ऑब्वियसली नदी के किनारे कभी ना कभी तो जाना हुआ ही होगा, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो रेत होती है उसमें पैर धंस जाते हैं, उसके किनारे जो रेत होती है वो पैर धंस जाते हैं। लेकिन अगर आप शूज़ पहन लो, ठीक है, तो आपके पैर उतने अंदर नहीं जाएंगे जितने कि नॉर्मली जाते हैं। या फिर आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो उसके टायर होते हैं, किसके, जो ट्रैक्टर है उसके टायर कैसे होते हैं, खूब चौड़े चौड़े टायर बनाए जाते हैं, मोटे मोटे बड़े बड़े, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, इन सब के कारण, इन सब के पीछे कारण क्या है, थ्रस्ट ही है कारण। अभी हम समझेंगे क्यों और कैसे, ठीक है। तो ये देखिए ट्रैक्टर के मतलब चौड़े चौड़े पहिए होते हैं ना, कुछ इस तरीके के बहुत मोटे मोटे, हाँ, और यहाँ पे कट्स अलग तरीके, ग्रिप बनाने के लिए ऐसे ऐसे कट बने होते हैं उसमें, है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है, या जो है हम बात करें अगर कि जो जो बर्फ़ पे चलने वाले लोग होते हैं ना, स्केटिंग करते हैं, तो उनके जो है इस तरीके से शूज़ होते हैं अजीब से, स्केटर के लिए ऐसे करके चौड़े से, ठीक है। यहाँ पे वो लोग पहन लेते हैं इसको और आसानी से बर्फ़ में चल पाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें, ये सब क्यों हो रही हैं, इसी को हम लोग समझेंगे इसमें। तो हम थ्रू आउट देखेंगे तो हर हाल में जो वेट है, जो डाउनवर्ड, जैसे यहाँ भी ले लो, या हमने अगर जूते बदल लिए, इस तरीके के जूते जो है हमने पहन लिए और ऐसे जो नॉर्मल शूज़ होते हैं उनको हटा के हम ये पहन ले, तो बर्फ़ में क्या होगा, इसमें पैर नहीं धंसेंगे जबकि उसमें पैर धंस जाएंगे नॉर्मल शूज़ में, है ना। या नंगे पैर अगर हम लोग हैं, बेयर फीटेड हैं, तो क्या होगा, तब भी हमारे पैर अंदर ज़्यादा धंस जाते हैं। तो वेट तो इक्वल पड़ रहा है भाई, इतने शूज़ से वेट में बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं आएगा, मुश्किल से कितना होगा वेट, मान लीजिए 300 ग्राम का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा स्केटिंग शूज़, ठीक है। लेकिन मान लीजिए 300 छोड़ा यार, हम करें आधा 500 ग्राम के होंगे, फिर भी हमारे होल वेट के अकॉर्डिंग तो नेग्लेजिबली मानेंगे हम इसको, ठीक है। तो इस तरह से देखें, लेकिन फिर भी क्या होगा, फ़र्क पड़ता है, क्यों पड़ता है ये समझेंगे हम लोग। तो थ्रू आउट अगर हम ये वेट देखें अलग अलग फॉर्मेशन में, तो ये सभी क्या है, ये थ्रस्ट है, ये भी सभी क्या है, थ्रस्ट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक वॉल है और वहाँ पर एक कील जो है वो ठोकने की कोशिश की जा रही है नेल को, ठीक है। तो इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, किसके थ्रू, हथौड़े के थ्रू। हथौड़ा समझते हैं, हैमर, है ना, ऐसे नहीं, ठीक है, कुछ ऐसा हथौड़ा, ठीक है। ये जो है इस पे ठोकर देगा और ये क्या करेगी, कील अंदर चली जाएगी, है ना। तो ये सभी जो भी हम देख रहे हैं, जो फोर्सेस लग रहे हैं, इनमें सब में एक चीज़ कॉमन और है। वो कॉमन क्या है, आप देख सकते हो कि सभी में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। कैसा लग रहा है बेटा, परपेंडिकुलर, मेकिंग एन एंगल विद द सरफेस इज 90 डिग्री, है ना। तो इसी वजह से ये जो है फोर्स आपका हमेशा 90 डिग्री पे ही लग रहा है, 90 डिग्री पे लग रहा है। हम लोग अभी और आगे जब डिस्कस करेंगे वर्क के बारे में, तब आपको समझ में आएगा कि परपेंडिकुलर का मैटर क्या है, ठीक है। तो थ्रस्ट क्या है, अब बेसिकली थ्रस्ट की अगर डेफिनेशन आ जाए, आप देख सकते हो यहाँ भी फोर्स लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है जो इसके वेट के बराबर, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो इन सब केसेस में आप एक चीज़ देख सकते हो कि कुछ भी मतलब सारे में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा है। और पोजीशन चेंज करने से, जैसे हथौड़ा है तो हथौड़े से हम जितनी ताकत लगा रहे हैं, अगर कील को पलट दें तब भी हम उतनी ही ताकत लगाएंगे, लेकिन क्या होगा, उसका रिएक्शन जो है वो बदलेगा। क्यों बदलेगा ये भी समझेंगे। तो पहले हम लोग थ्रस्ट समझते हैं, थ्रस्ट क्या है, ठीक है बच्चा। तो थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट होता है, थ्रस्ट मुझे कफ एंड कोल्ड हुआ है एक्चुअली। क्या है कि जो भी सीज़न ये सर्दियों का होता है सीज़न, तो मुझे इससे एलर्जी है। मैंने जांच भी कराई थी, दवाइयाँ भी होम्योपैथिक करी, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक हो गया, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा है, हुआ मतलब। और मुझे धूल मिट्टी या फिर सर्दी से जो एलर्जी हो जाती है, बहुत तेज़ जुकाम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाती है, और आंखें लाल, चेहरा लाल, सब बहुत स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। लेकिन अभी मैं मेडिसिन लेके आया तो उससे कुछ आराम है मुझे अब, ठीक है। अच्छा, तो थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट होता है फोर्स अप्लाइड टू अ सरफेस परपेंडिकुलर, ठीक है। जब फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी सरफेस पे परपेंडिकुलरली, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है थ्रस्ट, ठीक, ठीक है। वो क्या कहलाता है, थ्रस्ट कहलाता है। तो आपको थ्रस्ट समझ में आया, कुछ नहीं समझना, देखो ज़्यादा दिमाग को प्रेशर नहीं देने का, प्रेशर नहीं देना,
बात समझ रहे हैं। देखो हम अननेसेसरी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहते। कई बार ऐसा देखने में मिलता है कि चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है तो बच्चों को लगता है अरे यार ये क्या पढ़ लिया, ये क्या। आपको एक अलग ही लेवल की एजुकेशन, अरे यार एक बात समझो। देखो जो सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है वो डिज़ाइन किया जाता है, करिकुलम जो डिज़ाइन किया जाता है वो आपकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है। जिस क्लास के बच्चे को जितना चाहिए उतना ही डिज़ाइन किया जाता है। अब आप पढ़ने को, आपको पीएचडी अगर करनी तो आप पीएचडी तो करोगे, आगे आगे फ्यूचर में मौका मिलेगा, आप पीएचडी भी कर सकते हो। बट यहाँ जो आपका सिलेबस है उसे कंसिस्टेंटली होल्ड करके रखें एंड यू गेट डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। आपने देखा हो बच्चे बहुत सारा पढ़ते हैं लेकिन मार्क्स उतने उनके अच्छे नहीं गेन कर पाते हैं। कारण क्या होता है कि वो उन्हें सारी नॉलेज 11th 12th और बीएससी एमएससी की सारी इसी में चाहिए होती है। तो वो क्या करते हैं 100 किताबें पढ़ेंगे, 100 टीचर्स से पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, तो उनके मार्क्स जो हैं वो मतलब सेटिस्फैक्ट्री समटाइम नहीं होते उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग। और जो बच्चे अपने सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं दे गेट डेफिनेटली गुड मार्क्स। ठीक है, तो आपको ज़्यादा बहुत दिमाग पे जोर नहीं डालना है, सिंपली आपको समझना है कि थ्रस्ट क्या है, जो फोर्स अप्लाइड होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सरफेस परपेंडिकुलरली। जिस बच्चों को नहीं पता बेटा परपेंडिकुलरली क्या होता है, तो देखिए जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ये सरफेस है, इस पर ये फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, तो इसके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो परपेंडिकुलर हो गया। ऐसे अगर है, अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर ही तो लगा रहा, फोर्स इधर उधर तो नहीं लगा रहा, तो यहाँ पे भी क्या है बेटा 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये भी थ्रस्ट हो गया। यहाँ भी क्या होता है, सरफेस जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल होगा, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल होगा। अब आपको एक चीज़ बतानी है, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें प्लीज़। ठीक है, कि जो आपको पता है कि जब दो सरफेस कांटेक्ट में होती हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इफ़ अ व्हील मूविंग टुवर्ड्स, हम ऐसे अगर बात करें तो वेस्ट ईस्ट। ठीक है, तो आपको बताना है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द व्हील। ठीक है बच्चा, ये आपको इसका आंसर देना होगा कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे फिर से आते हैं। तो फोर्स अप्लाइड टू द सरफेस परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड एज थ्रस्ट। सिंपल सी बात है, कोई इसमें ज़्यादा ड्रामेबाजी नहीं, आपको बिल्कुल सरल शब्दों में समझना है कि जो फोर्स अप्लाइड किया जाता है टुवर्ड मतलब सरफेस के परपेंडिकुलरली, दैट इज कॉल्ड एज थ्रस्ट। इतनी बात समझ आई। अब देखिए आ जाता प्रेशर। अब प्रेशर क्या है, देखिए प्रेशर थ्रस्ट की वजह से जो एक दबाव उत्पन्न होता है, फाइंड आउट होता है, उसको क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे। लेकिन प्रेशर और थ्रस्ट में अंतर ये है कि थ्रस्ट जो होता है वो तो परपेंडिकुलरली टोटल फोर्स है, यानी वो पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता। आप देखोगे कि यहाँ पर अलग सिस्टम है, यहाँ पर अलग सिस्टम है, लेकिन जो टोटल फोर्स लग रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे ये टायर लगा लें या हम छोटे टायर लगा लें, फोर्स उतना ही लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि मतलब इसी वेट के हम टायर छोटे बना लें, उसमें वज़न बढ़ा दें तो क्या होगा कि तब भी नेट फोर्स अलग ही। जैसे इसको हम पतला कर लें, लेकिन जैसे टोटल ये किसके हैं, ये इसमें हवा होती है, टायर होता है, हम टायर की जगह पे पूरा आयरन का बना लें, छोटा बना लें, पतला बना लें, ठीक है, तो क्या होगा, नेट फोर्स फिर भी कितना रहेगा, वो थ्रस्ट ही रहेगा, आपका थ्रस्ट है जो, ठीक है, उसमें परिवर्तन नहीं होने वाला। लेकिन फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा आपका पी पर। अब पी क्या है, देखिए इसको हटा रहे हैं बेटा, ऊपर वाला थोड़ा हटाना पड़ेगा हमको। देखिए पी क्या, प्रेशर। प्रेशर होता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट है बेटा, थ्रस्ट निकल गया, सॉरी, पर यूनिट एरिया। ठीक है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। आप समझना, देखो आप देख रहे हो कि थ्रस्ट जो है वो फोर्स है, और फोर्स किसी भी उसका मोहताज नहीं, मोहताज बोले तो कि वो डिपेंड नहीं है उसकी पोजीशन में। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ तो जितना थ्रस्ट लग रहा है अर्थ पे, मैं बैठ जाऊँगा तब भी थ्रस्ट उतना ही अर्थ पर लगेगा। इज़ दैट क्लियर। आप सोफे पे खड़े हो तो भी थ्रस्ट उतना ही रहेगा, आप सोफे पर बैठे हो तब भी थ्रस्ट उतना ही रहेगा। बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है, फिर से समझ लो कि थ्रस्ट जो है वो ऑब्जेक्ट को चेंज कर देने पर, उसकी पोजीशन चेंज कर देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इज़ दैट क्लियर, ठीक है।
तो बात यहाँ पर समझ में आ गई, लेकिन जो प्रेशर है वो चेंज हो जाता है स्टेट चेंज हो जाने पर, मतलब उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, तो उस पर प्रेशर भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर डिपेंड्स ऑन पर यूनिट एरिया, यानी एरिया पे जो पर यूनिट एरिया पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो प्रेशर पर यूनिट एरिया पे जो प्रेशर लग रहा होगा उस प्रेशर में वेरिएशन आ जाता है। कैसे आ जाता है समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये है, तो हम अगर इसके ऐसे एरिया देखें तो देख सकते हो कि बेस जो है, बेस में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसका एरिया यहाँ पे कम होगा इस केस में, जबकि इस केस में एरिया कितना हो गया? ज़्यादा हो गया। एरिया कैसा हो गया? बढ़ गया। तो वेट तो उतना ही है, तो पर यूनिट एरिया क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे मान लो कि आपको, इसको हम थोड़ा अलग तरीके से भी समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कह सकते हैं कि टेबल है, एक टेबल, और उस पर आपने मान लीजिए मान लीजिए 1 क्विंटल आपने उसकी सहन की करने की क्षमता है, और आपने उस पर 200 क्विंटल मतलब 200 केजी जो है आपने रख दिया, तो क्या होगा? वो टूट जाएगी। टूट जाएगी। एक ही बोरे में भर के आपने रख दिया, वो टूट जाएगी। लेकिन आप क्या करो, अगर उसी को छोटे 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 पार्ट्स में रखोगे उसके ऊपर, तो वो नहीं टूटेगी। ठीक है। सिमिलरली आप जैसे अगर देखें तो जो कील होगी, कील ना, तो कील को जब हम अगर उल्टी साइड से ठोकेंगे तो वो नहीं ठुकेगी, लेकिन अगर सीधा जो नोक वाला हिस्सा उसे ठोकेंगे तो वो आसानी से ठुक जाएगी। ठीक है, ये भी बात हो गई। अगर आप चौड़े पहनेंगे, मतलब चौड़े जूते पहनेंगे, तो आपके पैर ज़मीन में नहीं धंसेंगे, और अगर मतलब जो रेत है उसमें नहीं धंसेंगे। लेकिन अगर आपने जो है पतले मतलब जूते नहीं पहने हुए, नॉर्मल जूते पहने हुए हैं, तो क्या होगा? या बेयर फिटेड है तो आपके पैर ज़मीन में धंसेंगे। तभी आपने देखा होगा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाई कैमल हैव पफी मतलब कुछ हैव कुशन ऑन देयर लेग्स। उनके जो लेग्स होते हैं उनमें बहुत चौड़े चौड़े लेग्स होते हैं, बहुत वाइड होते हैं, और बहुत सारा कुशन होता है उसके अंदर। क्यों होता है? क्योंकि वो पर यूनिट सरफेस एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए जैसे यहीं का एग्जांपल ले रहे, तो ये एरिया कम है, अब 5 kg एरिया को इतने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पर यूनिट हिसाब पे जो है 1 kg का वेट आ रहा है। ठीक है, और ये पूरा कितना था? ये था 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेते हैं, चलो। ठीक, अब ये सपोज आ गया कितना? ये आ गया हमारा 5 था, ये आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर सपोज। डबल हो, मतलब ये जब ऐसे रखा ना तो ज़्यादा कॉन्टैक्ट सरफेस बढ़ गई ना। जैसे हम खड़े हैं तो मेरे फीट जो है कॉन्टैक्ट सरफेस में है, जो हमारा फीट का कॉन्टैक्ट सरफेस है वो स्मॉल होगा, और जब हम बैठ जाएंगे तो लार्ज हो जाएगा, है ना। बात को समझ रहे हैं ना आप। जैसे ये पेन है, तो इधर से जब देखेंगे तो देखो पॉइंटेड है, तो पूरा वेट कहाँ? इस पॉइंट पे आ रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ऐसे कर लेंगे तो वेट तो वही है, थ्रस्ट सेम लग रहा है, लेकिन क्या हुआ? ये पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरे जो एरिया है उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर हो रही, समझ में आ रही बात, है ना। तो इसीलिए तो यहाँ पे क्या, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, ये मैं हटा रहा हूँ बेटा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर है। अब क्या होगा? यहाँ तो पर यूनिट एरिया चेंज हो रहा है। यहाँ पे पर यूनिट एरिया जैसे 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया था जो सरफेस एरिया है, तो इसमें 5 तो 1 kg जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जबकि यहाँ पर क्या है? यहाँ 10 है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 0.5 kg। ठीक है, आप समझ सकते हो आधा किलो का पर यूनिट एरिया, आधा किलो। तो आप देख रहे हो कि प्रेशर जो पूरा नेट जो थ्रस्ट था वो क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूट हो गया पर यूनिट एरिया में, है ना। तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो कम लगेगा, जबकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा फील होगा। इज दैट क्लियर? तो हम यहाँ से इससे फॉर्मूले से भी समझते हैं कि देखिएगा, जो हमारा प्रेशर है, प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट। थ्रस्ट बोले तो थ्रस्ट अपॉन एरिया, पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया थ्रस्ट क्या है डेफिनेशन इसकी? प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? तो आप बताएंगे थ्रस्ट पर यूनिट एरिया यानी फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F एंड P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, सॉरी, एरिया ऑफ द सरफेस। सरफेस कौन सा? कॉन्टैक्ट सरफेस। तो हम यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि लार्जर द फोर्स मीन्स लार्जर द थ्रस्ट, लार्जर द प्रेशर, है ना। ज़्यादा फोर्स ज़्यादा प्रेशर ऑब्वियसली, और कम फोर्स कम प्रेशर। वेयर देयर इज जो प्रेशर है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जो एरिया है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होगा कि लार्जर द एरिया स्मॉलर द प्रेशर, और लार्जर द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर। ठीक है, स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर, और लार्जर द एरिया स्मॉलर द प्रेशर, यानी एरिया जो है वो बड़ा होगा
तो प्रेशर छोटा होगा, और एरिया अगर छोटा होगा तो प्रेशर बड़ा होगा। ये एरिया है कौन सा? ये एरिया है जो कांटेक्ट सरफेस होगी, मतलब जिधर की तरफ आपको प्रेशर लगा रहे हो। जैसे मान लीजिए जो नेल दिखा रहे थे, आयरन नेल कहाँ गई, इसको हटाता हूँ, ठीक है। आयरन नेल जैसे ये वॉल है, तो आप इस पर ऐसे करके लगा रहे हो कील, तो ये वाला जो है इस एरिया पे डिपेंड बात हो रही, इस एरिया की, ठीक है, इस वाले एरिया की बात हो रही है। तो और यहाँ पे आप प्रेशर लगाओगे कुछ ना कुछ, है ना। तो अगर देखिए, अगर हम लोग इधर से ठोकेंगे तो आसानी से ठुक जाएगी, आप ऐसे ठक 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 करते रहो, ठुक जाएगी। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर लग रहा है वो एरिया देखिए स्मॉल है, तो प्रेशर लार्ज हो रहा है, जबकि थ्रस्ट आप सेम लगा रहे हो, ठीक, सेम हथौड़े से ठोक रहे हो। लेकिन अगर ये पलट जाए, ऐसा हो जाए, इधर से लगाए हम, तो क्या होगा, हम ज़्यादा प्रेशर हम ठोकते रहेंगे, हो सकता है कील अंदर जाए ही ना। क्यों ना जाए? क्यों? क्योंकि थ्रस्ट तो सेम है, लेकिन एरिया बढ़ गया। लार्जर द एरिया स्मॉलर द प्रेशर, जितना भी हम ठोकते रहेंगे वो अंदर नहीं जाने वाली, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम क्या, ये हो गया हमारा प्रेशर। जैसे क्वेश्चन ये पूछेंगे कि क्यों जो है वो उसके पैर जो हैं वो चौड़े होते हैं, तो आप बताएंगे टू रिड्यूस प्रेशर, बिकॉज लार्जर द एरिया स्मॉलर द प्रेशर, दैट इज़ वाई द फीट ऑफ द कैमल इज़ ब्रॉडर, ठीक है। इसी तरह से पूछेंगे आपसे कि क्यों जो है वो स्केटर होते हैं वो उनको कुछ बोलते हैं, मुझे एक्चुअली ध्यान है, स्केटिंग शू में बोल देता हूँ फिलहाल। जो आइस स्केटिंग करते हैं तो उनके वो चौड़े क्यों होते हैं, वाइड क्यों होते हैं, तो आप सिमिलर आंसर देंगे कि टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रेशर ऑन पर्टिकुलर एरिया, टू डिस्ट्रीब्यूट द थ्रस्ट बोलेंगे, टू डिस्ट्रीब्यूट द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया वी वेयर ब्रॉडर शूज़, ब्रॉडर स्केटिंग आइस स्केटिंग शूज़, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब एरिया बड़ा होगा तो उस पर जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उसके पैर धंसेंगे नहीं, या पॉइंटेड ना हो कि पूरे बड़े से एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाने की वजह से वो पैर उसके ज़मीन के अंदर धंसेंगे नहीं, ठीक है। ट्रैक्टर में भी यही है, क्योंकि ट्रैक्टर जो है मिट्टी में चलता है, गीली मिट्टी में चलता है, क्या होगा, फंस जाएगा। अगर पतला होगा, छोटे पहिए होंगे, जैसे नॉर्मल गाड़ियाँ आपने देखी कि कई बार खेतों में फंस जाती हैं, कीचड़ वगैरह में जो हमारे लोग की गाड़ियाँ होती हैं, वो क्या था, नॉर्मल, क्योंकि उनके पहिए नॉर्मल हैं, दे आर नॉट ब्रॉडर एज द व्हील ऑफ ट्रैक्टर, है ना। क्यों? क्योंकि भाई वो उन पे जो प्रेशर पड़ रहा है, नेट प्रेशर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं पाया, कम उस पर हो रहा, तो क्या होगा, वो ज़्यादा प्रेशर फील करेगा और अंदर धंस जाएगा। जबकि ट्रैक्टर के पहिए क्या होते हैं, चौड़े होते हैं, इतने इतने मोटे मोटे ट्रैक्टर के पहिए होते हैं, तो वो क्या होगा, नेट प्रेशर जो है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा छोटे छोटे पॉइंट्स में, क्योंकि एरिया ज़्यादा मिल रहा है। पर यूनिट जो थ्रस्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पहिए धंस नहीं पाएंगे और ऊपर ऊपर आराम से चलते रहेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्रेशर और थ्रस्ट में डिफरेंस ये है कि थ्रस्ट जो है नेट फोर्स होता है, जो पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, चाहे आप चाहे इसको ऐसे रखें, चाहे पलट के रख लें, चाहे मैं खड़ा हूँ, चाहे बैठा हूँ, चाहे कुछ भी है, इन सभी केसेस में क्या है, हमारा थ्रस्ट जो है वो सिमिलर रहने वाला है। लेकिन प्रेशर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया चेंज होगा तो प्रेशर अपने आप चेंज होगा। आपसे सिमिलर डेफिनेशन अगर पूछ भी ली जाए क्लास में खड़े हो कि हाँ भाई रवि बताओ क्या होगा, क्या प्रेशर क्या है, तो आप बताएंगे प्रेशर क्या है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। और थ्रस्ट क्या है, तो टोटल प्रेशर अप्लाइड बाय द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज थ्रस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका थ्रस्ट और प्रेशर। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था, कुछ मेरे दिमाग से स्लिप हो गई है अभी प्रेशर से रिलेटेड, चलिए खैर अभी ध्यान नहीं आ रहा। वैसे आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि कहते हैं सोफ़े पे, मतलब सोफ़े सेट होते हैं या तो उस पर खड़े होकर ऐसे ऐसे बच्चे जंप करने लगते हैं, तो वो जल्दी ख़राब होंगे। क्यों ख़राब होंगे? कि वही सेम एरिया छोटा, पैर छोटे होते हैं इन कंपेरिजन टू आवर बॉडी, तो क्या होगा, पैर की जो एरिया है वो कम हो जाएगी, जिससे प्रेशर बढ़ेगा और सोफ़े की ख़राब होने की जो है संभावना बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप समझ ही गए होंगे, आई होप समझ में आ गया होगा। तभी जो हैवी गाड़ियाँ होती हैं, आपने देखा जो एसयूवी होती है ना, स्पोर्ट व्हीकल, तो उनके चौड़े चौड़े टायर्स बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? जिससे वो कहीं भी किसी भी अगर ऐसी कंडीशन में फंस जाएं तो वो आसानी से बाहर निकल पाएँ, राइट। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप कि प्रेशर क्या है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, जबकि थ्रस्ट एरिया पे डिपेंड नहीं होता। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। अब एरिया का जो वो मतलब जो यूनिट, अब हम फॉर्मूला देखेंगे, तो प्रेशर एरिया का नहीं, सॉरी प्रेशर का, तो P इज इक्वल टू, देखिए P इज इक्वल टू F या W भी हो सकता है वो, अपॉन एरिया बोले तो A, ठीक है। तो F अपॉन A, यानी इसका जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको इस तरह भी लिखा मिलेगा, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर।
अब बात करेंगे कि इस एक और इसकी यूनिट होती पास्कल। ठीक है, प्रेशर का जो बात बताई थी, जिन्होंने इस पर चर्चा पहले की, इसके बारे में डिटेल दी, उन्हें बोला गया ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल, उन्हीं के नाम पर इनका नाम भी, मतलब इसकी यूनिट भी पास्कल भी रखी। तो आप अगर ये लिख दोगे तब भी सही है और ये लिख दोगे तब भी आपका सही माना जाएगा, ब्लेज पास्कल। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन भी समझ लीजिए जरा इससे रिलेटेड, प्रेशर से रिलेटेड बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने कहा था बाद में कराऊंगा, देखिए 3 लेक्चर में एटलीस्ट चैप्टर खत्म ही होगा। मैं ज़्यादा मतलब बहुत, अगर मैं बहुत जल्दी चलूँगा, देखिए मैं ऑफलाइन जब पढ़ाता हूँ तो एक चैप्टर कम से कम 6 दिन लेता हूँ पढ़ाने के लिए, बढ़िया सा डिटेल में अच्छे से, जो बच्चे को क्लियरली समझ में आया है ना। पढ़ाने को तो मैं एक दिन में भी पढ़ा सकता हूँ, बट आपको समझना है, उससे कोई मेरा फिर मोटिव जो है वो शॉर्ट आउट नहीं होगा। मेरा मोटिव है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझें, अच्छे से। ठीक है, अब देखिए एरिया, जैसे कई बार क्वेश्चन ये पूछेंगे कि अगर जो रेडियस है, क्या है, रेडियस जो है वो डबल कर दी जा रही है, पहले आर थी, अब कितनी हो गई, डबल हो गई, 2r हो गई, तो क्या प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वी कैन क्लियरली सी दैट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और एरिया क्या होगा, एरिया जैसे डिपेंड करेगा कौन सी चीज़ है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्हील है तो उसका रेडियस की बात हो जाएगी, या उसकी विड्थ की बात हो जाएगी। तो विड्थ अगर बात करेंगे, जैसे मान लीजिए हम बात करें किसी इसकी ब्लॉक की, ठीक है, तो ब्लॉक का जो सरफेस होगी वो क्या होगी, ये होगी साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर। अब कहते हैं कि साइड अगर डबल कर दी गई है, मान लीजिए पहले जो साइड थी वो उसकी साइड थी, मान लीजिए ए है, तो ए जो है पहले 2 थी, अभी क्या हो गई, A1 A2 कितनी हो गई, 4 हो गई, डबल हो गई। तो प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ेगा देखिएगा, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। तो एरिया क्या हो जाएगा, बदल जाएगा ना, हमें साइड स्क्वायर होता है, तो साइड 1 अपॉन साइड 2 का स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि A1 हमारा 2 था स्क्वायर, A2 कितना है, 4 है स्क्वायर। ठीक है ना, ये डायरेक्ट नहीं आप कर देंगे, जैसे उन्होंने कहा डबल कर दिया, तो आपने कहा अरे जब एरिया डबल हो रहा है तो जाहिर सी बात, मतलब साइड डबल हो रही तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रेशर भी डबल हो जाएगा। ऐसा बेटा नहीं होने वाला। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि हमें पहले एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया मतलब ब्लॉक का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। ठीक है ना, साइड स्क्वायर, तो हमने रख लिया। अभी आप देख सकते हो, अगर नहीं देखना मैं इधर बना देता हूँ, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 4। ठीक है, P2 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन 4। ठीक है, P1 अपॉन 4। तो आप देख रहे हो कि जबकि यहाँ पे आप देख रहे हो डबल हुआ है, लेकिन जो डिफरेंस आएगा वो मतलब 1/4 जो है वो हो जाएगा, एकदम डबल हुआ है ना। एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो जाएगा ना, तो 1/4 हो रहा है। जबकि आपके दिमाग में सडनली क्या आएगा कि जब डबल हो रहा तो प्रेशर जो है हाफ हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको बेटा इस बात का ध्यान रखना, बाकी न्यूमेरिकल मैं बाद में बताऊँगा। अब आ जाता है प्रेशर इन फ्लूइड्स। देखो फ्लूइड क्या होते हैं, फ्लूइड वो होते हैं जिनमें जो है फ्लूइडिटी हो। फ्लूइडिटी का मतलब हुआ एक जगह से दूसरी जगह बहकर पहुंच जाए। जैसे मान लीजिए हम जो लिक्विड्स होती हैं और गैसेस होते हैं, जितने लिक्विड हैं और गैसेस हैं वो सब फ्लूइड कहलाते हैं, है ना। जैसे फ्लूइड का मतलब ये है कि पानी मैंने आप कहीं पे फेंकेंगे तो वो क्या होगा, ज़्यादा पानी तो बहकर आगे चला जाएगा। गैस क्या है, आप कहीं पर खोलेंगे तो वो उस जगह नहीं रहेगी, कहाँ उड़ के आगे चली जाएगी, तो वो फ्लूइड होते हैं। अब फ्लूइड जो है सब में प्रेशर होता है, अपना अपना सब में प्रेशर होता है, सभी डायरेक्शन में इक्वली प्रेशर अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए हम अगर एक गैस ले लें और एक कंटेनर में भर दें, ये गैस है और इसमें कंटेनर में मैंने भर दिया, तो वो इधर भी प्रेशर डाल रही है गैस, इधर भी डाल रही है, हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगाएगी। ये देखिए, ठीक है, साइड डायरेक्शन में प्रेशर ये लगा रही, इसकी वॉल पे प्रेशर लग रहा है गैस की वजह से। सिमिलरली हमने अगर लिक्विड ले लिया, कोई मान लीजिए लिक्विड है, तो वो भी सभी पर इक्वली प्रेशर लगा रहा है। मान लीजिए इसमें आपने कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया तो इस पर भी प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे सब तरफ से है, आ रहा समझ में आपकी बात। तो ये सभी तरफ से परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस से प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये प्रेशर कैसे लगेगा, कितना लगेगा, ये तो बात की बात है। पहले हम प्रेशर से रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। आपने नोटिस किया होगा
आपने नोटिस किया होगा कि कई बार जैसे एक रूम में 2 दरवाजे हैं और दोनों ही बंद हैं, आप एक खोलोगे खट से दूसरा भी हल्का सा ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये बताएंगे। बर्नौलीज थ्योरम है, जैसे कि आपने देखा होगा टीन शेड, हवा आंधी जब चलती है तो टीन शेड उड़ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। इन सब का रीज़न यही है कि प्रेशर। अब जैसे मान लीजिए रूम है, एक रूम, ठीक है, मान लीजिए घर है, रूम क्या घर है, समझिएगा, ठीक है, घर है, जैसे मान लीजिए एक घर बना देता हूँ मैं, ठीक है। ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, मतलब ट्राई कर रहा हूँ बनाने की। ये टीन शेड है, ठीक है बेटा, ये घर है बना दिया गांव का, ये टीन शेड है, ये क्या है, टीन शेड। अब आंधी आई तो टीन शेड क्या होगा, समटाइम, वैसे ये तो वैसा बना हुआ है टेपरी, तो इसमें चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि टीन शेड है। अब हवा तेज चली, आंधी है, ये टीन शेड जाएगा उड़। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि हमें पता है कि जो प्रेशर है वो हर तरफ पड़ रहा है, तो रूम में प्रेशर ऊपर से पड़ रहा है, ठीक है। रूम में जो हवा है पहले से, वो क्या कर रही है, ऊपर की तरफ प्रेशर डाल रही है, ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर डाल रही है। जबकि जो हवा ऊपर की हवा है, जो टीन के ऊपर है, टीन शेड के ऊपर, वो भी ऊपर से नीचे हवा डाल रही है, इस मतलब प्रेशर डाल रही है। तो इस वजह से क्या हुआ, बैलेंस प्रेशर हो गया, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। बेसिकली हम बैलेंस फोर्स कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एरिया, भाई प्रेशर क्या है, प्रेशर है तो फोर्स इज अ काइंड ऑफ फोर्स। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज दैट कि प्रेशर एक पर्टिकुलर एरिया यानी यूनिट एरिया की हम बात करेंगे, और वो जो है जो थ्रस्ट है यानी फोर्स है, वो थ्रू आउट एरिया की बात कर रहे हैं, बस इतना अंतर है। तो जो ऊपर से भी प्रेशर लग रहा है, नीचे से भी प्रेशर लग रहा है, इस वजह से एक बैलेंस प्रेशर हो जाता है और टीन शेड कभी भी नहीं उड़ेगा। लेकिन जब हवा चलती तो क्या होता, ऊपर का प्रेशर कम हो गया, रिलीज हो गया, क्यों, क्योंकि हवा जब चल रही होती तो प्रेशर तो करे उतना डालेगी नहीं। तो जब हवा चल रही होती तो बहुत तेज़ हवा, जिसे आंधी बोलते हैं, स्टॉर्म बोलेंगे, तो वो ऊपर के जब उड़ेगी तो नीचे से प्रेशर जो लग रहा होगा वो सडनली क्या करेगा, पुश करेगा टीन शेड को ऊपर की तरफ, और हवा उसको अपने साथ लेकर चली जाएगी। सेम केस होता है जो हम लोग रूम की बात कर रहे हैं, तो जैसे जब बंद है रूम, तो ऑब्वियसली बंद रूम में हवा, मतलब बंद रूम है तो जाहिर सी बात उसका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से क्या होगा, अबव होगा, बंद क्लोज जगह पे, ठीक है। क्यों क्लोज होगा, क्योंकि हम लोग उसके अंदर हैं और वो बंद बंद में जो है फ्रिक्शन की वजह से वो उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा। अब बढ़ा हुआ टेम्परेचर को एक्सपेंड करता है, तो वो ज़्यादा प्रेशर डाल रही होती है किस पे, वॉल्स पे, और इक्वली जो दरवाजे खिड़कियाँ सब पे। अब जैसे ही एक दरवाज़ा खुलता है तो प्रेशर सडनली रिलीज होता है, प्रेशर सडनली रिलीज होता है, जबकि बाहर की तरफ तो प्रेशर रेगुलर पड़ ही रहा है, जो क्योंकि बाहर से भी पड़ रहा है, अंदर से भी पड़ रहा है, एवरीवेयर प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस पर यूनिट एरिया। तो जैसे ही हम उसे खोलेंगे तो उधर से हवा बाहर जाएगी और इधर से प्रेशर रिलीज होगा, तो ये दरवाज़ा खट से अंदर की तरफ हो जाएगा, मतलब अपने आप ही खुल जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आपने नहीं नोटिस किया तो कभी नोटिस करके देखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती है, प्रेशर इन्फ्लुएंस की वजह से, है ना। आप नोटिस करते ही हो कि जैसे कोई मग है, और कोई मग जो है आप अगर उल्टा करके डालना चाहें अंदर पानी में, तो वो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हवा है, हवा क्या कर रही है, ऊपर की तरफ प्रेशर डाल रही है। जब आप नीचे से प्रेस करेंगे तो उसमें एयर जो है वो ऊपर की तरफ और प्रेस होगी, जिसकी वजह से वो आसानी से अंदर नहीं डूबेगा। तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन हैं जिसमें हम एयर प्रेशर को फील करते हैं। बात समझ आई। सभी चीज़ें अपनी जगह पे, क्योंकि ये सब इस तरह से सिस्टमेटिकली डिज़ाइन है कि सब चीज़ें स्टेबल हैं, वरना क्या होगा, सब कुछ हिल जाएगा, सब कुछ हौच पौच हो जाएगा, कुछ भी सिस्टम से नहीं चल पाएगा। तो प्रेशर इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, आपको अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज़ प्रेशर इन्फ्लुएंस, तो आप कहेंगे ईच एंड एवरी फ्लड मेक अ प्रेशर ऑन द वॉल्स एंड एवरीवेयर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। मतलब सब तरफ वो, चाहे वॉल हुई, चाहे कुछ ही कंटेनर है तो कंटेनर के वॉल्स पे सब तरफ प्रेशर लगा रही है, उसके परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो ये बात आपको आई थिंक समझ में आ गई, प्रेशर इन्फ्लुएंस। अगर समझ में ना आए तो आप उसमें बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर आपको उसको दोबारा शॉर्ट आउट करूँगा, ठीक है। अब इसको निकालते कैसे ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे ये फ्लड है, इसके अंदर पानी है, और यहाँ पे कोई चीज़ डूबी हुई है, तो यहाँ पे जो है कितनी गहराई में है ये देखना है हमको। मान लीजिए h गहराई में है, ठीक है, और इसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी हमें इस फ्लूइड की देखनी पड़ेगी, डेंसिटी कितनी है, और इस पर जो है इसका g तो हमको पता ही है, तो फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर बाय फ्लूइड्स, ठीक है, एच डी जी, ठीक है, एच डी जी फॉर्मूला हो जाएगा क्या, एच डी जी। अब यहाँ पे h क्या है, हाइट,
मतलब कितनी गहराई में है, यानी डेप्थ लिखते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। h इज इक्वल टू डेप्थ, डेप्थ कितनी गहराई में है, ठीक है। d जो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, द लिक्विड, और g क्या है, g आपको पता है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब आपसे इसमें d आ गया डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है समझ लीजिए। देखिए डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है डेंसिटी, ठीक है। मतलब अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम के दो चीज़ें ले लें, जैसे मान लीजिए हम एक पर यूनिट वॉल्यूम से मतलब इक्वल वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम से मतलब इक्वल वॉल्यूम, ठीक है। तो हम मान लीजिए हमने एक बॉटल में जो है पानी भर लिया, एक बॉटल में ऑयल भर लिया। अब हम अगर उसकी डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब हम दोनों का मास अगर मेजर करेंगे तो किसका मास ज़्यादा आएगा, मास आएगा लिक्विड यानी कि वाटर का मास ज़्यादा आएगा इन कंपेरिजन टू ऑयल। क्यों, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है किससे, आपके ऑयल से, है ना। तभी ऑयल जो फ्लोट करता रहता है पानी के ऊपर, है ना। तो इसका कारण यही है क्योंकि हाई डेंसिटी होती है किसकी, वाटर की, इन कंपेरिजन टू ऑयल। इसी तरह से हम डेंसिटी, अभी फिर आएगा टर्म, इसलिए डेंसिटी को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम मान लीजिए पर यूनिट, इतना बड़ा ब्लॉक हमने क्या लिया, आइस का ब्लॉक ले लिया, ये आइस का ब्लॉक है, ठीक है बेटा, ये आइस ब्लॉक है। और इसी तरीके का हमने आयरन ब्लॉक ले लिया, आयरन ब्लॉक ले लिया। तो अगर हम इन दोनों का मास मेजर करेंगे तो मास किसका ज़्यादा आएगा बेटा, आयरन का ज़्यादा आएगा। तो आयरन का ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी का मतलब हाउ क्लोजली पैक्ड द मॉलिक्यूल ऑफ दैट मैटर, कितनी क्लोज है, जो जितना ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। बात समझ में आई। तो ये हो गया, अगर सिंपली आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग वो निकालेंगे तो किलोग्राम पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इसकी क्या हो गई। आप निकालना सीखें, जिस बच्चों को नहीं पता वो समझ लें, जिनको पता है वो अच्छी बात है। फॉर्मूले से हम उसकी यूनिट फाइंड कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में सबकी यूनिट लिख लेनी है, जो बचेगी एंड में, जो सॉल्व करने के बाद वो आपकी यूनिट कहलाएगी क्या, उस क्वांटिटी की यूनिट हो जाएगी। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी हो गई, ठीक है ना। तो डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम किस कॉल्ड एज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और जी तो आपको पता ही, जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ये आपको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का मतलब आप समझ गए, बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि प्रेशर जो है वो हर तरफ लग रहा होता है, सभी वॉल्स पे। किसी कंटेनर में अगर रखा हुआ गैस रखी है या लिक्विड रखा है तो वो वॉल्स पर भी इक्वली प्रेशर लगा रहा होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बायोंसी क्या होती है, ठीक है बच्चा, बायोंसी, ठीक है चल रहा है। बीच बीच में चेक कर लेता हूँ, चेक क्यों कर लेता हूँ ये आपको हादसा पता ही होगा, आप इतने दिन से जुड़े हुए मेरे साथ हुआ था, इसलिए बीच में चेक कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा वॉइस में हो सकता सुस्ती हो, क्योंकि मैंने दवाइयाँ खाई हैं और दवाइयों में थोड़ा सा सिडेशन होता है, ठंड सर्दी या जुकाम की दवाइयों में, तो इस वजह से थोड़ा सा सुस्ती है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आ रहा है तो मेरे लिए इससे मेरी जो मेहनत है वो सार्थक है, सफल है, ठीक है बच्चों। और प्लीज़ यार लाइक से सब्सक्राइब करो, मैं कहता इतना मतलब प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस चैनल को सपोर्ट करिए तो मैं आगे और थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ना। मोटिवेशन जब अंदर से आता है किसी चीज़ के लिए, जैसे आप हो, अगर आप क्लास में लगातार आंसर दे रहे हो, लगातार आप बढ़िया कर रहे हो, टीचर आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, आपके कोई मोटिवेट ही नहीं कर रहा, आपको कोई मतलब रिवार्ड नहीं दे रहा है, तो क्या होगा, तो आप एक बार कहोगे अरे यार कुछ फ़र्क तो पड़ता नहीं है, टीचर तो उनकी नज़र में ही नहीं आ रहा, मैं आंसर ही नहीं दूंगा, छोड़ो। मैम पूछेंगे, आप कहोगे अरे आता है फिर भी क्या ज़रूरत, बैठे रहो। अगर यही मैम क्या करें, मैम कहे वाह भाई बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है, बराबर तारीफ़ कर रही, लेकिन कुछ अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गलतियाँ उसको इंडिकेट भी कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है ना, ये भी मोटिवेशन। लेकिन अगर आप बिल्कुल इग्नोर कर रहा है आपको कोई, तो आप कुछ नहीं करोगे, मज़ा नहीं आएगा, मतलब करोगे तो लेकिन मज़ा नहीं आएगा। तो ऐसे ही हम लोग टीचर्स का भी होता है, अगर स्टूडेंट अच्छा रिस्पॉन्स दें तो खुशी होती है और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, कोई पैसा नहीं है, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। बायोंसी क्या होती है बेटा, देखिए आपने नोटिस किया होगा कि कुछ चीज़ें, जैसे आप कुछ चीज़ें डालेंगे तो क्या होगा, तैरने लगेंगी ऊपर ही की तरफ, जैसे ब्लॉक हो गया, ये क्या कर रहा है, पानी के ऊपर तैर रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें, जैसे हम नील की बात कर लें तो नील क्या करेगी, डूब जाएगी यहाँ पे, ऐसे जी देखो आप डालोगे जैसे वो नीचे चली जाएगी पानी के। कॉइन क्या करेगा, कॉइन भी नीचे चला जाएगा पानी के, ठीक है बेटा।
कॉइन भी नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर हम लोग कोई और चीज़ ले लें जैसे आइस क्यूब, तो आइस क्यूब क्या करेगा, ऐसे करके तैरता रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये तैरता रहेगा इस तरह से। तो ये सब क्यों होता है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इसका सबका कॉज क्या है, बायोंसी है। बायोंसी इसका रीज़न है। बायोंसी क्या होता है एक्चुअली, बायोंसी क्या है, बायोंसी का मतलब मैं सटीक डेफिनेशन दे रहा हूँ। बायोंसी क्या है कि फोर्स अप्लाइड बाय एनी फ्लूइड अगेंस्ट to the thrust is called as buoyancy। ठीक है, क्या कि जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है बाय एनी फ्लूइड अगेंस्ट टू द थ्रस्ट इज कॉल्ड एज बायोंसी। मतलब जैसे थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आप किसी पानी में आपको कोई चीज़ डालनी तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डालोगे, क्योंकि ऐसे अगर उसे कोई एंगल बना के डालोगे तो पानी तो नीचे चला जाएगा। मतलब ये प्रैक्टिकली बात है, ये एक व्यवहारिक बात है कि आपको परपेंडिकुलर ही ऑब्जेक्ट को डुबोना होता है, डालना होता है। पानी हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही कोई चीज़ एंटर कर सकती है उसमें, मतलब एंगल से तो एंटर करेगी, लेकिन उसमें जब बेसिकली जो कांटेक्ट होगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, मान के ऐसा चलते हैं, ऐसा मान के हमें चलना होगा। ठीक है, ऐसा मान के हम चलते हैं। तो जो थ्रस्ट है वो क्या होगा, जो भी हमने जैसे मान लिया एक ब्लॉक लिया, तो ब्लॉक को जब इसके ऊपर रखेंगे तो इसका कुछ वेट होगा, वो वेट क्या करेगा, इस पर प्रेशर डालेगा, और नीचे से लिक्विड भी ऊपर की तरफ प्रेशर डालेगा। तो जब वो प्रेशर उसके अगेंस्ट डाला, भाई जाहिर सी बात है, न्यूटन ने खुद कहा है, क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है भैया, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि ये तो प्रकृति का नियम है कि जब हम किसी पर फोर्स लगाएंगे तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हम पर भी लगेगा। इज दैट क्लियर, हम पर भी लगेगा। लेकिन भाई जो कुछ नेचुरल फोर्स जैसे फ्लड है, तो फ्लड क्या करेगा, एक लिमिट है इसकी लगाने की फोर्स ऊपर की तरफ, है ना। जैसे हमारी क्या है, हम तो अनलिमिटेड लगा सकते हैं, तो एक जगह पर फिर ये जाके अगर हम जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को पुश कर रहे हो तो वो इक्वल अपोजिट लगता रहेगा, लेकिन एक समय पे आपका फोर्स जो है उसे एग्जिट कर जाएगा और आप चीज़ को तोड़ सकते हो, दबा सकते हो, तोड़ सकते हो। ठीक है, तो लेकिन फिर भी न्यूटन ने नॉर्मली कहा है कि भाई अगर किसी पर हम फोर्स लगाएंगे तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमें भी झेलना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे बायोंसी क्या है, बायोंसी एक फोर्स लगाया जाता है फ्लूइड्स के थ्रू जो अगेंस्ट टू द थ्रस्ट होता है। आपको इतनी बात समझ में आई थिंक आ गई होगी, बार बार आप इसको रिपीट करेंगे तो आपको खुद भी याद आ जाएगा कि बायोंसी इज अ फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड्स टू अगेंस्ट टू द थ्रस्ट। ठीक, अब थ्रस्ट के अगेंस्ट लग रहा है फोर्स जो कि बायोंसी है। इसी की वजह से चीज़ें जो हैं, जैसे आप एक मग लेंगे उसे दबाएंगे नीचे की तरफ तो वो नहीं दबेगा, क्यों, क्योंकि उस पर एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होता है जिसे बायोंसी कहते हैं, और ऊपर से आप थ्रस्ट लगा रहे हो। तो तब तक ये ऐसा चलेगा जब तक वो नहीं डूबेगी, जब तक जो थ्रस्ट है डजंट एग्जिट टू द बायोंसी। ठीक है, थ्रस्ट जब तक बायोंसी को जो है वो उसके ऊपर नहीं चला जाएगा, मतलब उसको पार नहीं कर लेगा उसके मैग्नीट्यूड से। जैसे मान लिया 10 न्यूटन का आप ऊपर से लगा रहे हो, नीचे से 10 न्यूटन का लग रहा है, तब तक रहेगा जब तक आप उसे 15 न्यूटन नहीं कर दोगे, तब वो डूब जाएगी। अब इसको हम लोग अभी समझेंगे, उसको डिटेल में समझेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। ठीक है, कि क्यों ऐसा होता है, क्यों एक लिमिट है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो फिलहाल तो आपको बायोंसी इतनी समझ में आ गई होगी कि एक फोर्स लगाया जाता है ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में, विच इज कॉल्ड एज बायोंसी फ्लूइड्स के द्वारा। ठीक है, बायोंसी फ्लूइड्स के द्वारा लगती है। ये डायरेक्टली डिपेंड किस पे करती है, ये करती है आपके जो बोलेंगे हम लोग, अच्छा इसको हम लोग आगे समझते हैं फ्लूइड में। ठीक है, तो बायोंसी इतनी आई थिंक समझ में आ गई होगी कि जो थ्रस्ट लग रहा है उसके अगेंस्ट जो है वो जो फोर्स लग रहा हो नीचे से ऊपर बायोंसी, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे हम लोग बायोंसी कहेंगे। ठीक है, उस फोर्स को जो अगेंस्ट टू द थ्रस्ट लग रहा है। अब हम लोग बात करेंगे व्हाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक when placed on a surface। देखिए कुछ चीज़ें आप समझेंगे, जैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि बताओ जहाज यानी जो शिप होता है वो तैरता रहता है लेकिन कील जो है वो क्या करती है, डूब जाती है। कॉइन डूब जाता है लेकिन बड़ा सा लकड़ी का जो होता है वो तैरता रहता है। इस सब का रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न। ठीक है, तो रीज़न इज़ दैट डेंसिटी, पहली बात तो
हमेशा जो मोर डेंसर ऑब्जेक्ट है वो लेस डेंसर ऑब्जेक्ट में क्या करेगा, मतलब लेस डेंसर लिक्विड में डूबेगा तो किसी फ्लूइड में ही जाए, तो वो गैस हो गया, लिक्विड होगा, है ना। तो उसमें जब डूबेगा तो वो अगर ज़्यादा डेंस है, मतलब डायरेक्टली डिपेंड ऑन द डेंसिटी, किस पे डिपेंड होता है, सीधे सीधे डेंसिटी पे डिपेंड है। लार्जर द डेंसिटी, लार्जर द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इस लार्जर द चांसेस ऑफ सिंक, उसके डूबने के चांस ज़्यादा हैं। और स्मॉलर द डेंसिटी, अगर उसकी डेंसिटी जो है छोटी है, कम है, तो क्या होगा, उसके तैरने की संभावना ज़्यादा है। अब ये कैसे होगा, ये हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से आर्किमिडीज प्रिंसिपल के साथ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के साथ, जिसको मैं कल आपको डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपको इसमें एक मिनट, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के साथ इसको समझाऊंगा। अब मैं बता भी देता हूँ मैं इसे क्यों देखना पड़ता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि क्या वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसा तो नहीं फ़ोन बीच में बंद हो गया, मेरी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं, तो हम लोग इसको फिर जब तक आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं आप बढ़िया से पढ़ेंगे तब तक हम उसको, मतलब भले ही कोई टीचर समझा लेता हो, बट मैं उसको रिलेट करके समझाना चाहता हूँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, और फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है। पानी पर जब रखी जाती तो क्यों कोई चीज़ तैरती रहती, क्यों डूब जाती है, ये मैं थोड़ा सा हिंट दे ही दिया मैंने आपको कि डेंसिटी की सारी खेल है, लेकिन हम कल इसे डिटेल में फिर जानेंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ 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 लाइक से सब्सक्राइब करें, और मेरी मेहनत अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, क्या जाता है, कोई चार्ज रखे हो यूट्यूब ने, जब मुझे पता ना हो, शायद 50 पैसा पर लाइक या पर कमेंट, तो लगता है चलो भाई 5 रुपये 10 रुपये खर्च हो जाएंगे फालतू के, फ्री है यार, करो, है ना। ठीक है, बाय, थैंक यू।